हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मीनल और आप देख रहे हैं मीनल का चैनल। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। हम यहाँ करते हैं इकोनॉमिक्स। तो अगर आप भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं और या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जैसा कि अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम के सिलेबस की बात हम नहीं कर सकते। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सिलेबस में ये इंक्लूडेड होता है, चाहे ये इकोनॉमिक्स के पार्ट में हो या जीएस के पार्ट में हो। तो बिल्कुल अंत तक आप ये वीडियो देखिएगा, एक भी चीज मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैं सारी चीजें जो भी बताऊंगी वो सभी इंपॉर्टेंट होंगी इस टॉपिक को लेकर। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जन्म कहाँ से हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या है, कहाँ पर है, इसका मुख्यालय कहाँ है, साथ ही साथ इसके कितने सम्मेलन हुए, कहाँ कहाँ हुए और उसमें क्या क्या कंट्रोवर्सीज रही, क्यों वो इम्पोर्टेंट रहे, सारी चीजें हम देखेंगे बिल्कुल विस्तार से, डिटेल से। तो देखिए, सबसे पहले तो इसकी शुरुआत हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है, वहां से इस स्टोरी की या इसके जन्म की जो है कहानी बननी शुरू हुई, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो वर्ल्ड की इकोनॉमी थी, तो वॉर का इम्पैक्ट इतना खराब था, वर्ल्ड की इकोनॉमी में उथल पुथल मची हुई थी। जो बहुत सारी कंट्रीज है, अधिकतर कंट्रीज वहां पर बहुत ही ज्यादा हाई इन्फ्लेशन था उस वक्त। तो इन्फ्लेशन वहां पे बहुत ज्यादा था, साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट था, उनकी जीडीपी गिर रही थी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। उसको देखते हुए जो कंट्रीज हैं, हर एक कंट्री है वो ये चाहती है कि चाह रही थी कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है हम उससे पैसा कमाएं और अपनी जो इकोनॉमी है, अपनी कंट्री है, उसकी हालत को थोड़ा सा ठीक कर लें। तो उसके लिए अब उन्होंने सोचा क्या करें। इंटरनेशनल ट्रेड से पैसा आए, इसका मतलब ये है कि आपके एक्सपोर्ट्स जो है वो ज्यादा होने चाहिए और आपके इंपोर्ट्स कम होने चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करें। तो क्या किया, कई देशों ने ये किया कि अपने जो इंपोर्ट्स हैं उसको कम करने के लिए उन्होंने उस पे जो भी सामान वो इंपोर्ट करते थे, आयात करते थे, उस पर टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। टैरिफ या जैसे कि हम प्रशुल्क कहते हैं। तो देखिए, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल ट्रेड में कई सारी ये जो कंसेप्ट होते हैं जो कि उसको कंट्रोल करते हैं, जैसे टैरिफ हो गया या कोटा हो गया, ये सारी चीजें होती है। तो इसको हम डिटेल में एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना जानना जरूरी, इतना ही मैं यहाँ बताऊंगी कि उन लोगों ने, कंट्रीज ने ये सोचा कि अगर हमें अपने इम्पोर्ट्स को महंगा करना है, इम्पोर्ट्स को कम करना है, तो हम उस पर कर लगा दें या टैरिफ लगा दें। तो उससे क्या होगा कि वहां से दूसरी कंट्री से भले ही वो सस्ती आ रही है, लेकिन जब यहाँ की गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स लगा दिया, टैरिफ मतलब एक टैक्स ही होता है, तो टैक्स लगा दिया, तो वो हमारी कंट्री में वापस महंगी हो जाएगी, उसे लोग नहीं खरीदेंगे, तो इम्पोर्ट्स अपने आप कम हो जाएंगे। अब अगर एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट को हमें बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ाएं। दूसरी कंट्रीज में अगर हमारा सामान सस्ता होगा तो हमारे एक्सपोर्ट ऑब्वियसली बढ़ जाएंगे। लेकिन सामान कैसे सस्ता होगा, इसका उपाय ये था कि जो देश हैं उन्होंने अपनी अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन करना शुरू कर दिया। डिवैल्यूएशन का मतलब ये होता है कि जो उनकी करेंसी का जो वैल्यू है, वो दूसरी कंट्री की करेंसी के मुकाबले उसकी करेंसी की वैल्यू कम हो जाए। करेंसी की वैल्यू कम हो जाए, यानी कि जैसे कि मैं कहूँ कि जो चीज़ हमारे यहाँ 20 रुपीज़ में मिलती है, अब अगर 20 रुपीज़, सॉरी 60 रुपीज़ में मिलती है, अब 60 रुपीज़ बराबर $1 है, तो दूसरी कंट्री में जाएगी तो वो $1 के बराबर मिलेगी। लेकिन अगर हम अपनी करेंसी की वैल्यू कम कर दें, अगर हम अपनी करेंसी की वैल्यू $1 60 रुपीज की जगह $1 120 कर दें, तो दैट मीन्स $1 में वो उस चीज की 2 यूनिट्स खरीद पाएगा। तो ये मैंने सीधे सीधे शब्दों में, लेमैन की लैंग्वेज में आपको बताया कि डिवैल्यूएशन क्या होता है। इसके बहुत सारे बुरे इम्पैक्ट होते हैं, इसको हम डिटेल में फिर दूसरे वीडियो में अलग से पढ़ेंगे। तो ये जो इस तरह के जो काम करने लग गए देश, कोई किसी का कोई कंट्रोल नहीं था किसी पे, अपने हिसाब से अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन कर रहे थे, अपने हिसाब से जो है टैरिफ लगा रहे थे चीजों की इंपोर्ट पर। तो उससे क्या हुआ कि पूरी जो इकोनॉमी है उसमें उथल पुथल मच गई। एक्सचेंज रेट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होने लग गई, और जो इकोनॉमी है उसकी हालत खराब हो गई। तो इसकी इसकी वजह से
बहुत सारी मतलब एक 3 ऑब्जेक्टिव थे। ब्रेटन वुड जो कॉन्फ्रेंस हुई, इन सभी का ये जो सभी इन सभी चीज़ों ने नींव रखी है ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस की, जिसके 3 ऑब्जेक्टिव्स थे कि एक तो एक्सचेंज रेट को में इक्विलिब्रियम लाया जाए, और दूसरा ये था कि जो कॉम्पिटिटिव डिवैल्यूएशन हो रहा है करेंसी का उसको रोका जाए, और तीसरा ये था कि ये जो टैरिफ की जो रेट है उस पे लगाम लगाई जाए, उसको एक लेवल उसका डिसाइड रहे। ऐसा नहीं है कोई कितना भी प्रशुल्क लगा रहा है, 10%, 20%, 30%। तो इसीलिए जो न्यू हैम्पशायर एक जगह है, ठीक है, 1944 में जो है ये कॉन्फ्रेंस हुई, ब्रिटेन वुड्स 1944 में ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई। कहाँ हुई? एक जगह है न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर नाम की जगह पर ये कॉन्फ्रेंस हुई। ये यूएसए का मैप है, देखिए यूएसए का मैप है, यहाँ पे ये है न्यू हैम्पशायर जहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस का जो एक फॉर्मल नाम है, बिल्कुल याद रखिएगा, इस कॉन्फ्रेंस का फॉर्मल नाम था यूनाइटेड नेशंस। अगर आप नोट्स लिख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अगर अगर आप अपनी नोटबुक वगैरह लेके बैठे हैं तो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, तो ये फॉर्मल नाम था इस कॉन्फ्रेंस का। अब आप यहाँ पे ये पिक्चर में देख रहे हैं, तो हैरी वाइट एंड जेएम कीन्स जो हैं आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं, ये ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस की का ही पिक्चर है। वो स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे इस बात के कि जो भी हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस होनी चाहिए, यानी सेंट्रली कंट्रोल्ड इंटरनेशनल ट्रेड एनवायरनमेंट के वो पुरजोर समर्थक थे, सपोर्टर थे। उन्होंने रिकमेंड किया कि 3 तरह की ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं बनाई जानी चाहिए। क्या रिकमेंड किया इन्होंने? 3 ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें थी एक तो थी आईएमएफ, दूसरी थी वर्ल्ड बैंक, और तीसरी ऑर्गेनाइजेशन थी इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने सिफारिश की थी कि जो वर्ल्ड ट्रेड है, जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसके भले के लिए, उसमें एक स्थिरता लाने के लिए, ये जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो सेंट्रली जो है गवर्न होना चाहिए, सेंट्रली कंट्रोल्ड होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने सिफारिश की कि 3 तरह की ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जाएं: इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने कहा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी जो फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी इश्यूज को देखेगी, ठीक है, फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी इश्यूज। ये हम वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसको डिटेल में एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि एक थोड़ा सा टाइम लिमिट भी होती है हमारी क्लास की, ठीक है। और ये जो है वर्ल्ड बैंक कैसे इश्यूज को देखेगी? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर वाले इश्यूज को देखेगी। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर वाले इश्यूज को, ये था सॉरी, ओके। और ये जो इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन को देखेगी कि किस तरह से हम प्रशुल्क किस तरह से डिसाइड करेंगे, कितना प्रशुल्क होना चाहिए, एक्सचेंज रेट डिवैल्यूएशन किस तरह से करना है, इन सब चीज़ों को ये गवर्न करेगी। तो इसका मतलब सीधी सीधी लेमैन की लैंग्वेज में मैं अगर कहूँ कि अगर आपको कोई उधार वगैरह चाहिए तो आपके लिए वर्ल्ड बैंक है। अगर आपको अपनी फॉरेन जो इंटरनेशनल करेंसी का प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ है, तो उसके लिए आईएमएफ है। तो ये 2 हैं ऑर्गेनाइजेशन। और जो इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड जो मैटर्स हैं कि कितना टैरिफ लगाना है, कितना डिवैल्यूएशन करना है, इसके लिए इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये 3 तरह की संस्थाओं को बनाने की सिफारिश इन्होंने की थी जेम कीन्स, जो कि बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट है, साथ में हैरी वाइट
आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो रिजल्ट क्या रहा ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस का? ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में जो दो ऑर्गेनाइजेशंस थी, वर्ल्ड बैंक और जो है हमारी आईएमएफ, जिसको कि हम ट्विन ऑर्गेनाइजेशंस भी कहते हैं, ब्रिटेन वुड सिस्टम का ये आउटकम थी। ये दोनों ट्विन ऑर्गेनाइजेशंस ये दोनों एक साथ बन गई, लेकिन जो तीसरी एक ऑर्गेनाइजेशन जिसकी रिकमेंड की गई थी, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो नहीं बन पाई क्योंकि यूएसए जो है उसने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया और ये जो है इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाने का मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया। यूएसए ने क्यों विरोध किया? भैया देखिए, यूएसए को क्या जरूरत है? यूएसए उस वक्त बहुत शक्तिशाली देश था, बहुत पैसा था उसके पास, तो वो तो अपना इंटरनेशनल ट्रेड जैसे तैसे मैनेज करा था अपने हिसाब से, डिवैल्यूएशन भी करा था अपने हिसाब से, टैरिफ भी लगा रहा था। तो अगर इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसी कोई संस्था बनती जो कि डिवैल्यूएशन पे भी लगाम लगाती, टैरिफ पे भी लगाम लगाती, तो यूएसए को बहुत नुकसान होता। तो उसने इसका बहुत ही ज्यादा पुरजोर जो है उन्होंने विरोध किया, और इसलिए ये जो है इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उस वक्त नहीं बन पाई। एक और आउटकम था ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस का, हमारा जो था वो गोल्ड स्टैंडर्ड। ठीक है, इसको भी डिटेल में फिर किसी वीडियो में पढ़ेंगे, बट इसका एक जो इम्पोर्टेंट आउटकम था हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड, जो कि बाद में फेल हो गया। और जो ये इंटरनेट जो ऐसा कहते हैं कि ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस इन 1944 सॉ द ग्लोबल राइज ऑफ अमेरिकन इकोनॉमिक एम्पायर, द एम्पायर ऑफ डॉलर, यानी कि उसने जो है डॉलर का एक एम्पायर बनाया और अमेरिका का इकोनॉमिक एम्पायर खड़ा किया। तो एक गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो भी ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस की ही देन थी, जिसको कि हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो फिलहाल क्या हुआ कि दो ऑर्गेनाइजेशंस तो बन गई, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उस वक्त नहीं बन पाई। तो उसके बाद क्या हुआ 1947 में? ठीक है, 1947 में हवाना में एक सम्मेलन हुआ। हवाना, हवाना कहाँ है? क्यूबा में। ठीक है, हवाना में एक सम्मेलन हुआ, ये यहाँ पर हवाना है क्यूबा में। तो उसमें कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया? उसमें जो है 53 कंट्रीज ने उसमें पार्टिसिपेट किया। 53 कंट्रीज ने, 53 कंट्रीज ने उसमें पार्टिसिपेट किया। लेकिन और जो हवाना में जो कॉन्फ्रेंस हुई उसका मेन मुद्दा तो यही था कि कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जैसा प्रपोजल पहले 1944 में रखा गया था उस तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए। लेकिन फिर से यूएसए ने अपोजिशन किया और मसौदा इसका पारित नहीं हुआ। जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनाने का जो मुद्दा था वो ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन 23 कंट्रीज, ठीक है, सिर्फ 53 ही आई, उसमें से सिर्फ जो 23 कंट्रीज हैं उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया। उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया 1947 में। उन्होंने एक एग्रीमेंट लेटर पे साइन किए, जो कि क्या था हमारा गेट, जिसे कि कहा गया गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, तो यहां से जो है हमारा गेट बना, गेट आया। ठीक है, 1947 में हवाना में जो कॉन्फ्रेंस हुई वहां से जो है हमारा गेट आया। ध्यान रखने की बात यह है कि उस वक्त जब गेट बना तो उसमें इंडिया भी था और इसमें चाइना भी था। जब उस वक्त गेट आया तो उसमें जो इंडिया है, इंडिया भी था और चाइना भी था, यानी इंडिया और चाइना दोनों इसके फाउंडिंग मेंबर्स में थे। लेकिन 1949 में चाइना जो है इससे अलग हो गया। क्यों अलग हो गया? आप जानते हैं चाइना की चीजें बहुत सस्ती सस्ती होती हैं, हर चीज की रेट्स बहुत कम होती हैं, तो वो उसे दूसरे देशों में आसानी से बेच देता है। ठीक है, अब अगर उस जब टैरिफ लगाने की बात हुई, या जैसे डिवैल्यूएशन की टैरिफ वगैरह लगाने की बात हुई, कोटा डिसाइड करने की बात हुई, तो चाइना के लिए ये चीज
नुकसानदेह थी। उसकी सस्ती सस्ती चीजें हैं, उस पर दूसरी कंट्री अगर टैरिफ लगा देगी तो उसका नुकसान होगा। ठीक है, डिवैल्यूएशन कर नहीं सकते। तो चाइना जो है वो उससे अलग हो गया, क्योंकि उसे अपनी सस्ती चीजें, वहां पर लेबर बहुत सस्ता है, तो उसे अपनी सस्ती चीजें दुनिया में बेचनी थी। तो यहाँ पर ऐसा ही होता है इंटरनेशनल रिलेशंस में और इंटरनेशनल ट्रेड में, जहां पर कोई किसी का दोस्त नहीं होता, जहां पर अपना हित सत्ता है, जहां पर अपना काम बनता है, वहां पर लोग दोस्त हो जाते हैं, वहां पर उस एग्रीमेंट से जुड़ जाते हैं, यही चीज होती है। तो जो चाइना है वो चाइना 1949 में है जो है यहाँ से इस एग्रीमेंट से बाहर हो गया। अब देखिए थोड़ा सा गेट के बारे में देखते हैं। हम जानते हैं गेट क्या था। इसका जो फर्स्ट राउंड जो है उसका जो है कॉन्फ्रेंस का, सम्मेलन का, वो हुआ था जेनेवा में। तो जेनेवा में जो है फर्स्ट राउंड हुआ था यहाँ पर। ठीक है, जेनेवा में उसका फर्स्ट राउंड हुआ था। उसके बाद इसके कई सारे राउंड्स चले, लेकिन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था और जो बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल था वो था उरुग्वे राउंड। आपने भी इसको बहुत ज्यादा, इसके बारे में बहुत ज्यादा सुना होगा। तो उरुग्वे राउंड जो है, ये देखिए, ये यहाँ पे है उरुग्वे। उरुग्वे में एक जगह है पुंता दल अस्त। तो वहाँ पर जो है उरुग्वे राउंड चला था। उरुग्वे राउंड जो है बहुत ही लंबा भी चला था, क्योंकि बहुत सारी कंट्रोवर्सीज थी उसमें। तो हम हर एक सम्मेलन को तो पूरा अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा, उनको पढ़ना बहुत जरूरी है। और एग्जाम में क्वेश्चन भी उन्हीं में से आता है। सभी सारे राउंड्स में से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन नहीं आता है। जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं वहीं से क्वेश्चन बनाया जाता है। तो उरुग्वे राउंड जो है क्या है, एट्थ राउंड था। एट्थ राउंड था गेट का, ये एट्थ राउंड था। कब से कब तक चला? 1986 से 1993 तक ये चला। ठीक है, 1986 से 1993 तक चला। 1986 से 93 तक ये चला, और ये एट्थ राउंड था गेट का। सबसे लंबा चलने वाला ये राउंड था और सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी था। अब इसमें क्या क्या कंट्रोवर्सीज थी, इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहली जो कंट्रोवर्सी थी, टैरिफ के बारे में बात की गई इसमें। ठीक है, प्रशुल्क के बारे में बात की गई कि प्रशुल्क को कम करना है, उसकी एक लिमिट डिसाइड करनी है, उसे लिमिट में रखना है। तो ये कंट्रोवर्सी वाली बात थी, क्योंकि सभी जो कंट्रीज हैं उस पर एग्री नहीं होते हैं, हर एक के अपने हित होते हैं, तो वो उसी हिसाब से काम करते हैं। उसके बाद सेकंड जो है, प्रतिबंधों पर रोक। ठीक है, जो भी प्रतिबंध लगाए हैं विदेशी व्यापार पे, मतलब किसी ने किसी चीज के इंपोर्ट पर जो है बैन लगा रखा है, किसी ने कुछ एक्सपोर्ट पर बैन लगा रखा है, तो उन जो प्रतिबंध है, प्रतिबंधों पर रोक। टैरिफ, टैरिफ यानी प्रशुल्क। तो जो प्रतिबंध है, प्रतिबंधों पर रोक लगाई। फिर तीसरा जो मुद्दा है ये क्या था, डिवैल्यूएशन के विरोध में था, अवमूल्यन विरोधी था। ठीक है, डिवैल्यूएशन के अपोजिशन में था। तो यहाँ पर भी कई तरह की जो है कंट्रोवर्सीज थी। उसके बाद अब जब अवमूल्यन, यहाँ पर ये बात की गई कि अवमूल्यन नहीं करना है, प्रतिबंध नहीं होने चाहिए, जो टैरिफ है उसकी एक लिमिट होनी चाहिए। साथ ही साथ एक जो बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी वाली बात थी वो ये थी कि एग्रीकल्चर सब्सिडी को कम करने की बात कही गई। ठीक है, कृषि
अनुदान। तो देखिए ये जो जापान है या जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो एग्रीकल्चर पर बहुत ज़्यादा सब्सिडी देते हैं। तो सब्सिडी देने से क्या होता है कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो सस्ते हो जाते हैं। जो किसान है उसकी लागत कम हो जाती है, प्रोडक्ट सस्ते हो जाते हैं। तो दूसरी कंट्रीज के मुकाबले जब उनके प्रोडक्ट सस्ते होंगे तो वो अपने प्रोडक्ट कहीं पे भी आसानी से बेच पाएंगे, डंप कर लेंगे। तो ये कहा गया कि जो एग्रीकल्चर सब्सिडी है उसको कम करना चाहिए। और दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीजें थी जो उरुग्वे राउंड से निकल कर आई, वो था, एक तो था ट्रिप्स, और एक था ट्रिम्स। ठीक है, एक था ट्रिप्स, एक था ट्रिम। तो ट्रिप्स क्या है? ट्रिप्स का फुल फॉर्म है, आप लिख लीजिए, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, ट्रेड related aspects of intellectual property rights। ठीक है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि कोई भी इंसान कुछ इनोवेशन करता है, कुछ आविष्कार करता है, या अपना कुछ, जैसे कि मैं कुछ आर्टिकल लिख रही हूँ, अपना कुछ ब्लॉग लिख रही हूँ, मैं अपना दिमाग लगा के पूरी चीज़ों की, सभी चीज़ों की रिसर्च करके उस ब्लॉग को लिखती हूँ, और उसके बाद क्या होता है, कोई और उसे कॉपी कर लेता है और अपना पोस्ट पे डाल देता है। तो यहाँ पर बात आती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की। बहुत सारी चीजें हैं इसमें। ट्रेडमार्क आता है, आपका कोई इनोवेशन है तो वो आता है, आपने कुछ लिखा है तो वो आता है। तो जहां पर आप अपने दिमाग से कहीं कुछ चीज इनोवेट करते हैं तो इसका मतलब उस पर आपका अधिकार है, आप उसको पेटेंट करा लें, उस पर आपका अधिकार होता है। तो उसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहते हैं। और जो ये जो है दूसरा ट्रिम्स, ये है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ठीक है, ये जो है ट्रिम्स, ट्रिम्स क्या है? ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ठीक है, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स यानी कि जब भी कोई फॉरेन कंट्री की कोई कंपनी, दूसरी कंट्री की कोई कंपनी आपके यहाँ आकर अपना इन्वेस्टमेंट करा करती है, तो आपका उसके साथ जो कि ये जो है आपकी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसमें ये डिसाइड होगा कि आप उनके साथ क्या, किस तरह से आप टैरिफ लगाएंगे, कितना, सॉरी, किस तरह से आप टैक्सेस लगाएंगे, कितनी वो इनकम अपने कंट्री में ले जा सकते हैं, किस तरह से उनका सेटअप होगा, आपका उनके साथ क्या पूरा बिहेवियर होगा, यही चीज इसमें इंक्लूडेड होती है। तो ये जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ये दो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चीजें थी वो निकल के आई थी उरुग्वे राउंड से। और काफी सारी कई तरह की कंट्रोवर्सीज हुई थी, जैसे कि आपने शायद सुना भी होगा, 94-95 की बात है कि नीम के पेटेंट की बात हुई थी। यूएसए ने कहा था कि नीम से दवाई हम बनाते हैं, हम हमने सबसे पहले शुरू किया था। फिर हमने बताया कि ये तो हमारे यहाँ पर बहुत पुरानी चीज है, और वेदों में, पुराणों में सब जगह उल्लेख मिलता है नीम को मेडिसिन के रूप में यूज करने का। ये मेडिसिनरी प्लांट है और हमारे यहाँ बहुत पहले से ये चीजें जानते हैं। ऐसे कई तरह के पेटेंट हैं, कई तरह की जो कंट्रोवर्सीज हैं वो आई। तो अ, उसके बाद जो है एक और क्या इम्पोर्टेंट चीज थी उरुग्वे राउंड में, उसमें थी एक 1986 में आया था डंकल डंकल प्रपोजल। ठीक है, डंकल प्रपोजल। डंकल प्रपोजल क्या था? ये भी बहुत कंट्रोवर्शियल था। इंडिया और ब्राजील
दोनों ने, ठीक है। इंडिया और ब्राजील उन दोनों ने इसका बहुत ही पुरजोर विरोध किया था। जो डंकल प्रपोजल था ये मेनली उसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें थी कि एग्रीकल्चर पे सब्सिडी कम करनी है, किसानों को सहायता नहीं देनी है। तो आपने कुछ चीजें जो है डेवलप्ड कंट्रीज है वो इसके साथ थे। तो जैसे यूएसए कहता है कि हमारे यहाँ जो किसान हैं उनको किसी भी तरह की सब्सिडी नहीं दी जाती, लेकिन वैसे सब्सिडी नहीं दी जाती, लेकिन एक वो आपने सुना होगा ग्रीन बॉक्स ब्लू बॉक्स। तो ग्रीन बॉक्स ब्लू बॉक्स की नाम से वो कृषि पे डायरेक्ट सब्सिडी नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने बीज खरीदे या उन्होंने कोई इक्विपमेंट खरीदे वहां से उन्हें सब्सिडी आ रही है। तो इनडायरेक्टली सब्सिडी डेवलप्ड कंट्रीज में भी दी जाती थी, लेकिन डंकल प्रपोजल ने कहा कि 40% तक हमको अपनी सब्सिडी कम करनी है, टैरिफ नहीं लगाना है। तो ये सारी चीजें थी जिसका कि इंडिया और ब्राजील में विरोध किया गया, क्योंकि इन लोगों का क्योंकि ऐसा था कि अगर आप टैरिफ नहीं लगाएंगे और अपने किसानों को सब्सिडी नहीं देंगे, तो देखिए डेवलप्ड कंट्रीज की बात और होती है, लेकिन इंडिया जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है, अगर वहां पर किसान गरीब है आप उनको सब्सिडी नहीं देंगे तो उनके लिए प्रोडक्शन करना ही बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हमारे यहाँ इतनी उन्नत तकनीक भी नहीं है। एक तरफ तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी, दूसरा अगर आप टैरिफ हटा देंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से तो बाहर से जो है सस्ती चीजें यहाँ आ जाएंगी, तो हमारे यहाँ का किसान तो बिल्कुल मर ही जाएगा। तो इसलिए जो ब्राजील और इंडिया है उन्होंने इसका बहुत ही ज्यादा विरोध किया था, पुरजोर विरोध किया था। तो ये जो है उरुग्वे राउंड की कुछ खास बातें थी। क्या बातें थी? एक तो जो प्रशुल्क है टैरिफ को के बारे में डिसीजन करना, प्रतिबंधों पर रोक, डिवैल्यूएशन का विरोध किया था, डिवैल्यूएशन को बंद करना था, एग्रीकल्चर में सब्सिडी नहीं देनी है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे टैरिफ नहीं लगाना है, ट्रिप्स और ट्रिम्स का कंसेप्ट आया था उस वक्त। और एक और जो सबसे मेजर जो चीज थी उरुग्वे राउंड की, वो थी डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ की स्थापना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना, ठीक है। डब्ल्यूटीओ की स्थापना, ये एक मेन बात थी। तो ये जो मेन बात थी 1940 1 जनवरी 1995 को जो है डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई, ठीक है। 1994 में मोरक्को, ठीक है। 1994 में मोरक्को घोषणा पत्र आया जिस पर 104 देशों ने हस्ताक्षर किए, ठीक है। 1994 में मोरक्को घोषणा पत्र आया जिस पर 104 देशों ने हस्ताक्षर किए, और उसके बाद 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995 को जो है डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई। अब क्या पहले से गेट तो था ही, और फिर डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई, तो एकदम से डब्ल्यूटीओ को पहले से कोई संस्था काम कर रही है और एकदम से डब्ल्यूटीओ को सारा चीज देना समझाना ऐसा नहीं होता है। तो ये तय किया गया कि 1 साल तक यानी कि दिसंबर तक, ठीक है, दिसंबर 1995 तक गेट और डब्ल्यूटीओ जो है वो मिलकर काम करेंगे, और जो गेट है वो डब्ल्यूटीओ को सारी चीजें हैंड ओवर करेगा इस पीरियड के अंदर, ठीक है। और उसके बाद जो है डब्ल्यूटीओ एक क्या होगी, ऑटोनॉमस संस्था, ऑटोनॉमस बॉडी, एक स्वतंत्र इकाई हो जाएगी। तो अब यहाँ से डब्ल्यूटीओ का जन्म हुआ। तो डब्ल्यूटीओ का जन्म कब हुआ? 1 जनवरी 1995, 1995 में डब्ल्यूटीओ का जन्म हुआ। उरुग्वे बैठक की हम बात करें, शुरुआत कहाँ से हुई थी? उरुग्वे से शुरुआत हुई और खत्म कहाँ पे हुई? जेनेवा में। मोरक्को 94 में मोरक्को घोषणा पत्र आया, 104 देशों में ने हस्ताक्षर किए, और जेनेवा में जो है डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर हमारा स्थापित हुआ। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जेनेवा में ये खत्म हुआ। अब देखिए, बात करते हैं गेट और डब्ल्यूटीओ में क्या फर्क था, ठीक है। गेट और डब्ल्यूटीओ में क्या फर्क था? तो सबसे पहले तो जो डब्ल्यूटीओ है वो क्या थी, वो एक
स्वायत्त शासी संस्था थी, यानी कि अगर हम देखें सबसे पहले तो ये जो थी वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ जो है वो यूएन के अंतर्गत काम करने वाली संस्थाएं थी। ठीक है, यूएन के अंडर में काम करने वाली या यूएन के अंतर्गत काम करने वाली संस्थाएं थी। लेकिन ये जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या थी, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी, ऑटोनॉमस एक संस्था थी। ऑटोनॉमस यानी कि वो एक स्वतंत्र संस्था थी। ये यूएन के अंडर में नहीं थी, यूएन के अंडर में नहीं थी, ये एक स्वतंत्र संस्था थी। ये जो गेट है, गेट एक अवैधानिक अवैधानिक संस्था थी, लीगलाइज नहीं थी ये। तो गेट के अंदर जो भी समझौते होते, कोई कंट्री मानता कोई नहीं मानता, इस तरह की बात होती थी। लेकिन जो ये जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये वैधानिक लीगलाइज्ड एक ऑर्गेनाइजेशन थी, जो कि यूएन से बिल्कुल स्वतंत्र थी। और वैधानिक होने के कारण इसके जो समझौते थे वो स्थायी समझौते, स्थायी समझौते थे। इसके जो भी समझौते थे वो स्थायी थे। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आ गया होगा। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो है वो यूएन के अंडर में काम करती है, लेकिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूएन के अंडर में नहीं है, वो एक ऑटोनॉमस बॉडी है, एक स्वतंत्र संस्था है। गेट जो है वो अवैधानिक थी, लेकिन डब्ल्यूटीओ जो है वो पूरी एक वैधानिक संस्था बनाई गई। इसके सभी समझौते जो हैं वो स्थायी होते हैं और इसके सभी सदस्य देशों को वो समझौते मानने होते हैं। तो देखिए, अब कुछ चीज़ें जाने हम डब्ल्यूटीओ के बारे में। सबसे पहले इसका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ? इसका जन्म हुआ 1 जनवरी 1995। 1 जनवरी 1995 को इसका जन्म हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है जेनेवा में। ठीक है, इसके वर्तमान सदस्य कितने हैं? इसके वर्तमान सदस्य हैं 164, 164 इसके सदस्य हैं। और इसका 164वां सदस्य कौन है? जो लास्ट इसका सदस्य बना वो है अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान जो है इसका लास्ट सदस्य बना था, और ये बना था 2016 में, 2016 में। अब तक इसके जो हैं 7 इसके हेड, ठीक है, हेड या इसके जिसको हेड, इसके हेड को हम कहते हैं डायरेक्टर जनरल। ठीक है, अभी तक इसके कितने डायरेक्टर जनरल? 60 डायरेक्टर जनरल बन चुके हैं। तो जो 6th डायरेक्टर जनरल थे, ठीक है, जो 6th डायरेक्टर जनरल थे उनका नाम था रॉबर्ट अजवेडो। रॉबर्ट अजवेडो इम्पॉर्टेंट इसलिए है, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसके जो भी डायरेक्टर होते हैं उनका कार्यकाल होता है 4 साल। ठीक है, 4 इयर्स जो है इसका इनका कार्यकाल होता है। रॉबर्टो अजवेडो 2013 में जो है इसके डायरेक्टर जनरल बने। तो 2013 से 2017 तक था उनका कार्यकाल, लेकिन उनके अच्छे काम को देखते हुए इसे एक्सटेंड कर दिया गया। और उसके बाद 2017 से 2021 तक जो है वो हेड रहे या डायरेक्टर जनरल रहे डब्ल्यूटीओ के। अभी इनकी जो वर्तमान जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं नगोजी
कोंजो लिवेयाला, नगुंजी ओकोंजो लिवेयाला जो हैं अभी इनकी वर्तमान डायरेक्टर जनरल हैं और ये जो हैं 7th डायरेक्टर जनरल हैं डब्ल्यूटीओ की। कौन सी 7th डायरेक्टर जनरल हैं डब्ल्यूटीओ की। इन्होंने कार्यभार लिया है 1 मार्च 1 मार्च 2021 में इन्होंने कार्यभार संभाला। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो है फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल है, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल है डब्ल्यूटीओ की। ठीक है, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल, फर्स्ट हेड है ये डब्ल्यूटीओ की, पहली महिला है जो डब्ल्यूटीओ की हेड बनी है। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो है फर्स्ट अफ्रीकन है जो कि डब्ल्यूटीओ की हेड बनी है, फर्स्ट अफ्रीकन है जो कि डब्ल्यूटीओ की हेड बनी है। इनका कार्यकाल कब तक रहेगा? 4 वर्ष रहता है, तो 31 अगस्त 2025 तक जो है इनका कार्यकाल रहेगा। तो ये जो है डॉक्टर नगोजी ओकोंजो लिवेयाला जो है अभी वर्तमान में डायरेक्टर जनरल है डब्ल्यूटीओ की। इन्होंने पदभार ग्रहण किया, इन्होंने अपनी पोस्ट ग्रहण की ली 1 मार्च 2021 को। और ये जो है फर्स्ट वुमेन है जो कि डब्ल्यूटीओ की हेड बनी है, ये फर्स्ट अफ्रीकन है जो कि डब्ल्यूटीओ की हेड बनी है। और ये कब तक हेड रहेंगी? 31 अगस्त 2025 तक तो जो है ये हेड रहेंगी। तो उसके बाद जो है उरुग्वे राउंड के बारे में हमने देख लिया था। उरुग्वे राउंड उरुग्वे में हुआ था। उरुग्वे में कहाँ पर? ये पुंता दल अस्त, उरुग्वे में ये जगह है पुंता दल अस्त। ठीक है, पुंता दल अस्त नाम की जगह है जहाँ पे ये उरुग्वे राउंड हुआ था। तो इसके बाद अब डब्ल्यूटीओ के कौन-कौन से सम्मेलन हुए, कहाँ-कहाँ हुए, ये सब चीज़ें हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग मीनल का चैनल।